नमस्कार। आज बात करते हैं बूंदी रियासत की। ये कहानी है एक छोटे से स्थानीय विरोध की जो धीरे धीरे आम लोगों के साहस और उनके पक्के इरादों की वजह से सुधार के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। ये कहानी है जमीन से जुड़े उन लोगों की जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद। तो सोचने वाली बात यही है, आखिर कैसे टैक्स के खिलाफ शुरू हुआ एक मामूली सा विरोध इतना बड़ा हो गया कि उसने एक पूरे राज्य की तकदीर ही बदल कर रख दी। ये सवाल हमें इस आंदोलन की जड़ों तक ले जाएगा। और हाँ, ये जो पूरी कहानी हम समझ रहे हैं वो पूरी तरह से इसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है, ताकि हम कहानी को बिल्कुल उसके असली रूप में बिना किसी लाग लपेट के समझ सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने बूंदी में विरोध की इस आग को भड़काया। देखिए, कोटा की ही तरह बूंदी में भी धीरे धीरे एक राजनीतिक जागृति की लहर पहुंच रही थी। आंदोलन की शुरुआत की विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी जैसे नेताओं ने। और उनकी मांगे क्या थी? बिल्कुल सीधी और सरल। जो टैक्स बढ़ाए हैं वो वापस लो, और बेगार मतलब बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाने की ये जो प्रथा है इसे बंद करो। तो अब देखिए, यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ लोगों की सीधी साधी मांगे थीं और दूसरी तरफ सरकार का जुल्म। प्रशासन ने बात सुनने के बजाय अत्याचार का रास्ता अपना लिया। नमाना गांव में तो पुलिस ने जुल्म की हदें ही पार कर दी, लेकिन इसका असर हुआ बिल्कुल उल्टा। आंदोलन दबने के बजाय समझिए कि आग में घी पड़ गया, और वो और भी ज्यादा भड़क उठा। अब जब आंदोलन की आग फैलने लगी तो जाहिर है इसे एक शक्ल देने की जरूरत महसूस हुई। ये और भी संगठित होता गया, और यहीं से एक औपचारिक राजनीतिक संस्था का जन्म होता है। तो समझे आंदोलन कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन सरकार कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 1936 में आंदोलन की आवाज माने जाने वाले राजस्थान समाचार अखबार पर पाबंदी लगा दी गई, और हद तो तब हो गई जब 1937 में अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और यही बात दिखाती है कि इन नेताओं का जज्बा कितना मजबूत था। सोचिए, अखबार बंद कर दिया गया, अध्यक्ष को निकाल दिया गया, लेकिन कांतिलाल और नित्यानंद जैसे नेताओं ने हार नहीं मानी। वो प्रशासनिक सुधारों की अपनी मांग पर डटे रहे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सरकार ने, कह सकते हैं, आंदोलन की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की, सीधे उसके सबसे बड़े नेता को ही निशाना बनाकर। 3 साल, पूरे 3 साल के लिए ऋषि दत्त मेहता को राज्य से बाहर कर दिया गया। यह आंदोलन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। एक ऐसा वार जिसने आंदोलन को एक तरह से बिना लीडर के छोड़ दिया। और हाँ, इन 3 सालों तक आंदोलन अपने अध्यक्ष के बिना ही था। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ बिखर जाएगा। ये उस पूरे संघर्ष का सबसे मुश्किल और सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है उसी नेता की वापसी से। वो साल था 1941। ऋषि दत्त मेहता की वापसी हुई, और उनकी ये वापसी कोई मामूली बात नहीं थी। इसने तो जैसे आंदोलन में एक नई जान ही डाल दी। लोगों का संघर्ष फिर से, बल्कि पहले से भी कई ज्यादा जोश के साथ खड़ा हो गया। तो ये जीत का रास्ता कैसे तय हुआ? देखिए, 1942 में मेहता ने बृज सुंदर शर्मा के साथ मिलकर आंदोलन को नए सिरे से खड़ा किया। इस बार उनकी रणनीति और भी मजबूत थी। लोगों का बढ़ता दबाव और पूरे देश का बदलता माहौल, इन सबको देखते हुए आखिरकार महाराव ईश्वरी सिंह को झुकना ही पड़ा। उन्होंने एक संविधान बनाने वाली समिति नियुक्त की और सुधारों का रास्ता खुल गया। और फिर भारत की आज़ादी के बाद बूंदी का वृहद राजस्थान में विलय हो गया, और इस तरह ये लंबा संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंचा। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि किसी भी आंदोलन के लिए एक मजबूत और टिकाऊ लीडरशिप कितनी जरूरी होती है। दूसरी कि जमीन से शुरू हुए छोटे छोटे विरोध भी कितनी बड़ी राजनीतिक तब्दीली ला सकते हैं। और सबसे अहम बात कि बदलाव अक्सर एक लंबी और मुश्किल लड़ाई होती है, जिसमें कई दशक लग जाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे अपने आसपास, हमारे समाज के इतिहास को भी ऐसे ही कुछ लोगों के छोटे छोटे मगर हिम्मत भरे कामों ने शक्ल दी है? शायद इसका जवाब हमें अपने आसपास ही मिल जाए।